फ्रांस के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन जर्मन्स ने प्रतिरोध करने वालों को कुचल दिया। जर्मन सैनिक अब इंग्लिश चैनल पहुंच गए थे। हंसिए की शक्ल में हिटलर की रणनीति कामयाब रही थी। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स, बेल्जियम की सेना और फ्रांस की हथियारबंद सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। बेल्जियम के राजा ने अपनी फौज के साथ समर्पण कर दिया। ब्रिटिश एक्सपीडिशनरी फोर्स तट की तरफ पीछे हट गई, जिससे मित्र सेनाओं का खात्मा ही हो गया। पेरिस में फ्रांस के प्रधानमंत्री पॉल रेनॉ ने गैमला को हटाकर उनकी जगह 72 साल के जनरल वेगों को दे दी। 1918 में मित्र सेनाओं को मिली जीत का श्रेय उन्हें भी जाता था। मनोबल को बढ़ाने के लिए रेनॉ ने प्रथम विश्व युद्ध के एक और नायक को वाइस प्रीमियर बना दिया। ये थे 84 साल के मार्शल पेटान, जो जल्द ही रेनॉ की नीतियों से मतभेद जाहिर करने वाले थे। वेगों के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें भी मजबूरन सेनाओं को डनकर्क की तरफ लौटने का आदेश देना पड़ा। हिटलर ने उन्हें जाने दिया। क्या यह ग्रेट ब्रिटेन के प्रति रहमदिली का संकेत था? क्या वो अब भी एक अलग शांति की उम्मीद कर रहा था, या फिर गोरिंग ने उसे यह भरोसा दिला दिया था कि वो उसकी एयरफोर्स सैनिकों को निकालने की किसी कोशिश को रोकने में सक्षम है? तट पर 4 लाख सैनिक अफरा तफरी और लाचारी की हालत में थे। उनके पास यहां से निकलने का आखिरी मौका समुद्र के जरिए ही उपलब्ध था। चर्चिल ने हुक्म दिया कि किसी भी तरह के जलपोतों के जरिए उन्हें वहां से निकाला जाए। डनकर्क के बाहरी हिस्से में फ्रांसीसी सेना ने भारी नुकसान उठाते हुए भी जर्मन सैनिकों को रोका हुआ था। ऐसे में गोरिंग ने लुफ्टवाफे के स्टूकर्स और बॉम्बर्स को भेजा। $2,18,000 ब्रिटिश और 1,20,000 फ्रांसीसी सैनिकों को कामयाबी से निकाल लिया गया। ब्रिटिश सेना बच तो गई, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब थी। फ्रांसीसी सैनिकों को अपना देश बचाने की आखिरी कोशिश के तहत दोबारा फ्रांस भेजा जाना था। ब्रिटिश सैनिकों को री इक्विपमेंट सेंटर्स में भेजा गया। पूरे ग्रेट ब्रिटेन ने डनकर्क को एक असाधारण कारनामा बताया, लेकिन चर्चिल ने इसे ज्यादा सही तरीके से बयान किया और कहा, युद्ध को इवैक्यूएशन के जरिए नहीं जीता जाता। फिर भी जून 1940 के शुरुआती दिनों में डनकर्क स्पिरिट का उदय हुआ। इस युद्ध की बेरहमी और नाज़ियों की विध्वंसकारी ताकत अब ब्रिटेन की समझ में आ चुकी थी। मिलनसारी और मौज मस्ती की जगह देश को एकजुट करने से जुड़े जबरदस्त प्रयासों ने ले ली थी। चर्चिल, जो अपने सैनिकों की नाकामी से भी जूझ रहे थे, उन्होंने 4 जून को जो कुछ कहा वो भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा, हम तटों पर, लैंडिंग ग्राउंड्स पर, मैदानों में, सड़कों पर और पहाड़ियों पर लड़ेंगे, लेकिन हम समर्पण कभी नहीं करेंगे। चार जून को जर्मन्स ने डनकर्क पर कब्जा कर लिया। उनका इंतजार ये तमाम चीजें कर रही थी जिन्हें वेयरमाख्त की प्रोपेगेंडा यूनिट ने खूब फिल्माया। ब्रिटिश सेनाएं अपने लगभग सारे उपकरण यहां छोड़ गई थी। वेयरमाख्त के सिपाहियों ने खुद की भी फिल्में खींची, जिनमें वो काफी खुश दिख रहे थे।
उन्हें तो एक फ्रेंच ग्रामोफोन भी मिला जिसमें मॉरिस शिवालिए का रिकॉर्ड था। जर्मन्स का हमला जारी रहा और फ्रांस हार गया। लेकिन रेनो और अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस एंड वॉर डे गॉल लड़ाई जारी रखना चाहते थे। उधर रोम में इटालियन डिक्टेटर मुसोलिनी इल डूचे अपने लोगों को एक अच्छी खबर सुनाने वाला था। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि युद्ध की घोषणा हो चुकी है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के राजदूतों को इस बात की सूचना दे दी गई है। मुसोलिनी भी लूटे गए इलाके में से हिस्सा चाहता था। ये थे रॉन वैली और मार्सेय। इसके अलावा वो कोर्सिका और ट्यूनेशिया का निरस्त्रीकरण भी चाहता था। फ्रांस ने कहा कि ये तो पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। मुसोलिनी के हमले को तो फ्रेंच अल्पाइन डिवीजन्स ने नाकाम कर दिया। जनरल रोमोल की सेनाएं नॉर्मंडी में घुसकर रोम में दाखिल हो गई। पेरिस को एक खुला शहर घोषित कर दिया गया। दूसरे शब्दों में यह बिना संघर्ष के दुश्मन की झोली में जा गिरा ताकि उसका हश्र वॉर्सो या रोटरडैम जैसा ना हो। सरकार बोर्डो से काम करने लगी और जर्मन्स शहर की तरफ बढ़ रहे थे। अफवाहें फैल रही थीं कि 1870 में जिस तरह प्रशंस ने किया था उसी तरह जर्मन्स लोगों को मार रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। सरकार ने पेरिस के लोगों की सुध छोड़ दी थी, लिहाजा वो भाग रहे थे। फ्रांस के तमाम लोग सड़कों पर थे। बाद में इस घटना को बाइबल से जुड़ा एक मशहूर नाम दिया गया, द एक्सोडस। फ्रांस के लाखों पुरुष और महिलाएं आखिरी दुर्ग लुआर की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन कोई भी दुर्ग इतना मजबूत नहीं था कि स्टूकस के सामने ठहर सके। जून 1940 की सुबह जर्मन्स पेरिस पहुंच गए। पेरिस में नाजियों का प्रतीक स्वास्तिक फहरा रहा था। यहां कब्जा करने वाले जर्मन सिपाहियों ने सबसे पहले मिनिस्ट्रीज के तमाम रिकॉर्ड जब्त कर लिए। इनमें जासूसों, यहूदियों और फ्री मेसन्स की लिस्ट के अलावा ट्रीटी ऑफ वर्साई की मूल प्रति भी थी, जिसकी वजह से 1919 में जर्मनी की काफी बेइज्जती हुई थी। इसे फौरन हिटलर के पास भेज दिया गया। द एक्सोडस यानी लोगों का पलायन अब रुक गया था। लुआर नदी के ऊपर मौजूद पुलों को उड़ा दिया गया था। अब सिर्फ एक ही उम्मीद थी कि लड़ाई रुक जाए। बोर्डो में मौजूद पेटा भी इस सब का खात्मा चाहते थे। जर्मन्स लगातार दक्षिण की तरफ बढ़े जा रहे थे। फ्रांस की सेना को कभी बहुत ताकतवर माना जाता था, लेकिन अब उसकी हालत बहुत खस्ता थी। फिर भी उसने उस समय कहीं ज्यादा बढ़िया लड़ाई का प्रदर्शन किया।
एक महीने में ही 1 लाख फ्रांसीसी सैनिक मारे गए। ये तादाद प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसी अवधि में हुई मौतों से ज्यादा थी और इसे तब तक की सबसे खतरनाक लड़ाई माना जाता था। $18,50,000 सैनिकों, 36,000 अधिकारियों और 176 जनरल्स को बंदी बना लिया गया। कैदियों में फ्रेंच औपनिवेशिक सेनाओं के कई अफ्रीकी सिपाही भी थे। वेयरमाख्त के एमेच्योर फिल्म मेकर्स ने उन्हें बेहद अजीब किस्म के अंदाज में फिल्माया है। यहां भूखे सिपाही एक बकरी को मार रहे हैं। जर्मन प्रोपेगेंडा न्यूज रील्स में बार बार इन सैनिकों के चेहरे करीब से दिखाए जा रहे थे। जर्मन सरकार फ्रांस की बेइज्जती करते हुए यह दिखाना चाहती थी कि फ्रांसीसी लोग अपनी कॉलोनीज के गुलामों के साथ मिलकर युद्ध करने को मजबूर है। मूल जर्मन कमेंट्री इस पर रोशनी डालती है। मित्र सेनाओं का कहना है कि वो हमारी मध्ययुगीन बर्बरता से सभ्यता को बचाने के लिए लड़ रही हैं। जरा सभ्यता के इन संरक्षकों पर नजर तो डालिए। फ्रांसीसी सेना के 3,000 अफ्रीकी सिपाहियों और अधिकारियों को पकड़े जाने के बाद गोली से भून दिया जाने वाला था। नाजी इंडोक्ट्रिनेशन के 7 साल बाद जर्मन सैनिकों में नस्लवाद का बोलबाला था। एक आतंकवादी फ्रांस की किस्मत तय होने में 3 तारीखें निर्णायक साबित होने वाली थीं। 16 जून 1940 को बोर्डिया में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रेनो को उनके पद से हटा दिया और रेनो ने इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह फ्रांस की सरकार का नेतृत्व फिलिप पेटां को सौंपा गया। प्लास डे ला बेस्टील। जो लोग पेरिस में बाकी बचे हैं वो मार्शल पेटां की बात सुने। वेर्डां के वॉर हीरो ने घोषणा की कि वो युद्ध विराम चाहते हैं। मैंने अपने दुश्मनों से सभी हमले बंद करने को कहा है। एक सैनिक होते हुए भी मैंने इतना दुखद फैसला लिया है क्योंकि सैन्य हालात की यही मांग है। जर्मन रेडियो ने इस भाषण का अनुवाद करके बताया कि फ्रांस ने समर्पण कर दिया है। फ्रांस के कुछ लोग रेडियो बीबीसी सुन रहे थे। जनरल डी गॉल लंदन पहुंच चुके थे। 18 जून को उन्होंने युद्ध विराम की निंदा की। कुछ दिन बाद उन्होंने एक नया भाषण रिकॉर्ड कराया। हमारा मानना है कि फ्रांस का सम्मान मित्र सेनाओं के साथ मिलकर इस युद्ध को जारी रखने में ही है। हिटलर को मॉस्को से बधाई का एक टेलीग्राम मिला। जून 1940 को हिटलर पेरिस के नजदीक कॉम्पियन पहुंचा। उसकी योजना युद्ध हारने वालों का अपमान करने की थी। उसने रेल के उसी डिब्बे को वहां मंगवाया था जिसका इस्तेमाल 1918 में उस युद्ध विराम संधि पर दस्तखत के लिए किया गया था जिसके कारण जर्मनी की हार मुकम्मल हो गई थी। उसका बदला पूरा हो चुका था।
फ्रांसीसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व जनरल हुंसी जैर कर रहे थे।